नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आज आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी इससे पहले मैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सीडीपी का क्वेश्चन करवा रहा था। 10-10 क्वेश्चन का एक सीरीज बनाया हूं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? रूपिम है, स्वनिम है, संकेत प्रयोगा विज्ञान है या वाक्य है? तो स्वनिम, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ये आप बी ऑप्शन भाषा भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। चलिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। स्वनिम बोलचाल की भाषा के उच्चारित रूप की वह न्यूनतम विशेषता है जिसके द्वारा किसी कही गई बात का कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वनात्मक दृष्टि से किसी भाषा में बोली समान स्वनों को का समूह जिसके वितरण का एक ढांचा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। अब इसमें सिवाय बोला है, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अलावा सारे उसमें मिलेंगे। तो आप विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। विविध अगर आया है तो इसका मतलब हम कीबोर्ड ट्रिक से सीखेंगे, तो विविध अगर आया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके सिवा तो नहीं हो सकता है। दूसरा, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि में संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है तो ये हो सकता है क्योंकि ये सिवा की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, बुद्धि प्रक्रमण प्रक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट ये स्पेशल नहीं होता है, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा और यही इसके सिवाय पूछा है, यानी कि ऑप्शन सी। फिर भी हम एक ऑप्शन और पढ़ेंगे। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं, इसकी व्याख्या जरा देख लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों से में सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है। क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, वाह्य कारक। तो ये कह रहा है कि अधिकतम रूप से सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, तो अधिकतम अभिप्रेरित करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। जब आप खुद संतुष्ट होंगे तभी आपको मतलब अधिकतम संतुष्टि अभिप्रेरित यही कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हाँ, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने में अधिकतम रूप से प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। उच्च, मध्यम, कम से कम, पूर्ण, यानी कि उच्च हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धांक परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, मानसिक आयु अब 16 वर्षीय, तो हम क्वेश्चन यहीं पे आपको सॉल्व कर देते हैं। जैसे एक होता है बुद्धि लब्धि जो होता है, बुद्धि लब्धि होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ बुद्धि लब्धि दिया है 75 दिया है ना। बुद्धि लब्धि का परीक्षण में 75 अंक है, यानी कि 75। और ये मानसिक आयु आपका दिया है 16 वर्ष, नहीं सॉरी 16 वर्षीय बच्चा की बुद्धि लब्धि 16 वर्ष यानी वास्तविक आयु। तो हमें बताना है मानसिक आयु। मानसिक आयु पूछा भी है, ठीक है, तो देख लीजिए मानसिक आयु पूछा है, तो मानसिक आयु अपान 16 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन में आप 16 को 75 से ये डिवीजन में इस तरह जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 75 इंटू 16
इज इक्वल अपान 100 कर दीजिए, 100 कर देंगे इज इक्वल टू मानसिक आयु। ठीक है, इज इक्वल टू मानसिक आयु। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो ये आएगा यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ इसको करेंगे तो 25 3 जा 75, ये 4 जा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4 1 जा 4, 4 हो जा 16, यानी कि आपका बचेगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू मानसिक आयु। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इजी होता है, लेकिन जब तुम्हें फार्मूला याद हो तो मानसिक आयु कितने, 3 4 जा 12, यानी कि मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, मानसिक आयु हो जाएगी 12। ठीक, चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 12, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लीजिए, कैलकुलेशन भी इसमें दिया गया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। चाहिए तो इसकी एक बार फ़ोटो ले लीजिए आप कैलकुलेशन से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। तो ज़रा देख लेते हैं, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। अच्छा, एक बात और भी है कि अगर पोर्टफोलियो की बात करता है तो पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो किसने दिया था, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पोर्टफोलियो की बात आई है तो किसने दिया था, कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो वाइगॉस्की ने दिया था। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है ताकि जो है कहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाए तो हम लोग इसका आंसर सही से दे सकें। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है के सिवाय, मतलब किसके अलावा, तो संवेदनशील बनाना सही है, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग, तो हम अगर अलग अलग की बात करेंगे तो फिर वो समावेशन हो ही नहीं सकता। समावेशन का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर के करना, तो ये आपका इसके सिवाय यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों को भागीदारी तथा छात्रों की क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है, सिवाय पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, आप लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ 1 to 5 क्लास 18 नवंबर 2012, यानी कि इसको जो है प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है कौन सा। अच्छा, लिंग भेदभाव से बचने का तरीका का मतलब ये है कि जेंडर से, यानी कि जेंडर वाइज, यानी कि मेल फीमेल को लेकर के जो बताया जाता है कि हाँ ये लड़कियां कर सकती हैं, ये लड़के काम कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर के। तो हम लोग पहला ऑप्शन चलते हैं कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। दूसरा है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। अगर ऐसा हो रहा है कि पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, तो ये जेंडर बायस नहीं है, यानी सबसे सर्वोत्तम तरीका यही हो सकता है। लेकिन सीटेट में मतलब लगभग सभी पॉजिटिव होते हैं, उसमें जो उच्च होता है उसको हम लोग टिक करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। तो कड़ाई, यहाँ पे हम बच्चों के साथ कड़ाई के साथ हम वो नहीं कर सकते, इसलिए ये क्वेश्चन तुरंत कट गया। यह यानी कि ये आप पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिक से भी हम क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं, यानी सी वाला तो कैंसिल हो गया। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो अगर जहाँ लड़कियों को हो या लड़कों को हो, अगर अधिक या कम की बात होगी तो ये हम जेंडर वाइज का काम करते हैं, जबकि क्वेश्चन है कि सबसे सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी ही होगा सही। चलिए एक मिनट, पहला ऑप्शन क्या था, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। अच्छा हाँ, ये तो सही है, बी भी सही है, लेकिन ए है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। अगर मतलब ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके अधिसंज्ञान करना, जानकारी करना कि हाँ किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी नहीं ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना है। ठीक है, कि कमी कहाँ रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे इसको। सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। दूसरा है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। डी ऑप्शन है यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। ये सुनिश्चित करता है, अगर आपको सही नहीं दिखता है तो अब थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ कि हाँ ध्यान दीजिएगा, आ गया होगा। ठीक है, हाँ, सुनिश्चित करता है, यानी कि ऑप्शन आपका वी हो जाएगा, क्योंकि यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन हम व्याख्या भी देख लेते हैं। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट है इसका। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर के आए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया होना चाहिए। नहीं देखो, अगर हम ये चीज़ें दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये तो गलत हो गया सीधे सीधे, ये तो निगेटिव पॉइंट है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चा, ऐसा एक आदमी जो है सारे बच्चों को ला नहीं सकता, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना था, तो हाँ, इससे हो सकता है। लेकिन आवासीय विद्यालय खोलना, अगर आवासीय विद्यालय का मतलब ये है कि जहाँ पे बच्चे हैं उसके इर्द गिर्द में अगर विद्यालय खोल दिया जाए, यानी कि 1-1.5 किलोमीटर की उसमें, तो बच्चे अपने आप से आएंगे, जिसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन ए होना चाहिए सबसे बेस्ट। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और एनसीएफ 2005 में भी यही कहा गया कि 1 किलोमीटर के अंदर 1 से 5 के विद्यालयों को खोलना है, 1 से 1.5 किलोमीटर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आप दोस्तों पहले बार चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, ताकि हमें अगर कोई कमी भी है तो उसको हम और अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।